न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल सिंह धर्म की आड़ में अय्याशी और अपराध का साम्राज्य बनाने में जुटा था, क्योंकि अब उसके कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं और उसके चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। और अमृतसर के अजनाला थाने में की गई हिंसा के बाद से ही उसके मंसूबे पता चल गए थे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुद को सिख धर्म का पैरोकार बताने वाला अमृतपाल सिंह एक शातिर अपराधी है। उसने न केवल विदेश में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची, बल्कि वो ड्रग्स के कारोबार के साथ भी जुड़ा हुआ था। यही नहीं, उसकी अय्याशी की खबरें भी सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ समय पहले तक दुबई में रहने वाले अमृतपाल ने 2007 से 2020 के बीच यानी 13 साल में थाईलैंड के 18 चक्कर लगाए थे। लेकिन वो थाईलैंड में कहां रहा, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए उसने वहां अपनी जड़ें जमानी शुरू की। अमृतपाल का नाम तब सामने आया जब पिछले महीने उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोला था, जहां उसने सिख समुदाय के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर वहां जमकर हिंसा की थी। इसी घटना के बाद से पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि वो AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी सेना बनाने में जुटा था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसने पंजाब के कई जिलों में कई नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे थे, जहां वो अपने अवैध हथियारों को छिपा कर रखता था। आरोप यह भी है कि नशा मुक्ति केंद्र में वो नौजवानों को भड़काने और उन्हें उकसाने के काम में भी जुटा था। और पुलिस की जांच में विदेश में बैठे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कई अपराधियों से भी अमृतपाल सिंह के रिश्तों का पता चला। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत आने से पहले उसने जॉर्जिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और उसका मकसद पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पंजाब का माहौल खराब करने के लिए अमृतपाल सिंह को प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से भी मदद मिल रही थी। जांच में यह भी पता चला कि वो अपने संगठन वारिस पंजाब दे में किसी की नहीं सुनता था। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो उसे मार पीट कर अपने संगठन से बाहर कर देता था। मतलब खुद को सिख धर्म का रहनुमा बताने वाला अमृतपाल सिंह न सिर्फ अय्याश है, बल्कि वो शातिर अपराधी भी है, जिसकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। इस बीच CNN न्यूज 18 को भगोड़े अमृतपाल सिंह के साथ ही हरजीत सिंह का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है, जिसमें वो पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के साथी अब पुलिस से भागते भागते थक चुके हैं और इसी वजह से वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसी बीच CNN न्यूज 18 को अमृतपाल सिंह के साथी हरजीत सिंह का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला, जिसमें उसने पप्पलप्रीत सिंह नाम के एक दूसरे आदमी से बातचीत के दौरान पुलिस के सामने सरेंडर की बात कही। मैं ते ना अज रात नूं जां सवेरे गिरफ्तारी दे देनी है, तो मैं लगा थली नूं फोन करन, ते मैं IG साहब जिहड़े भार्गव नहीं उन्हां दी गल कर लगा। आरोप है कि पप्पलप्रीत ने अमृतपाल को फरार होने में मदद की थी। बातचीत के दौरान हरजीत सिंह ने यह भी कहा कि अमृतपाल पुलिस से नहीं बच सकता और इसीलिए उसे भी सरेंडर कर देना चाहिए। मेरी तो तुहानूं ये बेनती है कि भाई साहब तेरे नाल ही होने, पहले उन्होंने भी सुनी लेनी तेरी गल। इस ऑडियो के सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के आगे घुटने टेक देगा। वहीं न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह के हरियाणा में छिपे होने की खबर मिलते ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को पंजाब से फरार होने के बाद अमृतपाल सिंह हरियाणा पहुंचा था, जहां वो कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद इलाके में मौजूद एक मकान में 2 दिनों तक छिपा रहा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह पुलिस से बचने के लिए 19 और 20 मार्च को इस मकान में रहा था। हालांकि बाद में वो वहां से भी फरार हो गया। अमृतपाल के इस मकान में छिपे होने की जानकारी मिलते ही हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई और मकान में रहने वाली एक महिला को हिरासत में ले लिया। बाद में हरियाणा पुलिस ने उस महिला को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे अब पूछताछ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि पंजाब से भागने के बाद वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका यह भी है कि यमुनानगर होते हुए अमृतपाल उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन पंजाब से फरार होने के लिए अमृतपाल ने कई कारें बदली। पंजाब पुलिस के मुताबिक 18 मार्च को जलंधर के शाहकोट इलाके में मौजूद टोल प्लाजा पर अमृतपाल की मर्सिडीज दिखी थी। इसके बाद वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद न्यू कैसल इलाके में उसकी दूसरी कार बरामद हुई। वहां से 4 किलोमीटर दूर सलेमा में वो किसी और कार में दिखाई दिया। बाद में 7 किलोमीटर दूर उडोवाल से उसकी मर्सिडीज कार बरामद की गई। वहां से 12 किलोमीटर दूर नंगल अंबिया इलाके में वो बाइक पर नजर आया, जिसे 17 किलोमीटर दूर दारापुर से बरामद कर लिया गया। हालांकि अमृतपाल को दबोचने के लिए पंजाब पुलिस कई राज्यों में छापे मार रही है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां विदेश में छिपे भगोड़े अमृतपाल सिंह के साथियों की लिस्ट तैयार कर रही है, ताकि पंजाब से लेकर विदेश में बैठे उसके साथियों पर नकेल कसी जा सके।
और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश में बैठे ऐसे करीब 150 लोगों की पहचान की है जो लगातार अमृतपाल के संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन लोगों में ज्यादातर वो लोग थे जो अमृतपाल सिंह की खालसा वहीर यात्रा में शामिल हुए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अमृतपाल के समर्थन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर खालिस्तानी आतंकी विदेश में भारतीय संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक विदेश में अमृतपाल के समर्थकों की ISI हर तरीके से मदद कर रही है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां विदेश में बैठे अमृतपाल के समर्थकों की पहचान करने में जुटी हैं। उधर मुंबई में एक AC लोकल ट्रेन दरवाजे बंद किए बगैर ही चल पड़ी। ये घटना वहां विरार से चर्चगेट स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन में हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन में भीड़ होने के बावजूद मीरा रोड स्टेशन पर उसमें कई लोग चढ़ गए। ट्रेन में ज्यादा यात्रियों के चढ़ने की वजह से दरवाजे बंद नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन चल पड़ी और काफी देर तक खुले दरवाजे के साथ ही चलती रही। जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां AC लोकल ट्रेनों को दरवाजे बंद होने के बाद ही चलाए जाने का निर्देश है। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। ये पहली बार है जब IMF की तरफ से युद्ध में शामिल किसी देश को कर्ज दिया जाएगा। जबकि IMF से मदद के लिए पाकिस्तान उसके आगे कई महीनों से गिड़गिड़ा रहा है। उसकी हर शर्त को पूरा करने में जुटा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से कर्ज मिलने के बाद उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास ना तो खाना है और ना ही लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे। ऊपर से IMF पाकिस्तान को कर्ज के लिए तरसा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को झटका देते हुए IMF ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को $15.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज देने का ऐलान कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IMF का मकसद रूसी हमले के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही ज़ेलेंस्की सरकार के खजाने को बढ़ाना है। साथ ही सहयोगियों को यह भरोसा देना है कि यूक्रेन मजबूत आर्थिक नीतियों का पालन कर रहा है, ताकि पश्चिमी देशों के साथ साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी यूक्रेन को मदद मिल सके, क्योंकि पिछले 13 महीनों से जारी इस जंग में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। विनाशकारी हथियारों और मिसाइलों की मार से यूक्रेन में करोड़ों डॉलर की संपत्ति तबाह हो चुकी है। नुकसान इतना ज्यादा है कि यूक्रेन को इससे उबरने में सालों लग जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में अगले 10 साल में $411 अरब यानी भारतीय रुपयों में 33 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए IMF ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और उम्मीद है कि उसे कई दूसरे देशों से भी जल्द मदद मिलेगी। इधर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि इस मामले में 8 विपक्षी पार्टियां कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, लेकिन इन पार्टियों में कांग्रेस का नाम शामिल नहीं है। जबकि TMC, आम आदमी पार्टी, RJD, JDU, BRS और DMK समेत 8 पार्टियां एक साथ खड़ी दिखी और ये पार्टियां सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस इस लिस्ट से बाहर है। TMC से जैसे ही इस बारे में सवाल पूछा गया, उसके नेता उखड़ गए। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं शामिल होता वो तो कांग्रेस बता सकता है। वहीं विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस के नेताओं ने गोलमोल जवाब दिया। कोर्ट से ही कोई अगर फैसला उम्मीद करता है तो फिर करे। इस मामले में विपक्ष ने PM को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं थी, जबकि सभी इस मामले में BJP को घेरना चाहते हैं, लेकिन उनके अलग अलग राग अलापने से BJP नहीं बल्कि विपक्ष ही कमजोर पड़ेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी के एक आरोपी को हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बीते 15 साल से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक प्रदीप शर्मा नाम का ये जालसाज हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। उस पर फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेकर गायब होने का आरोप है। दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दिल्ली और हरियाणा में लगातार अपने ठिकाने भी बदले। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार और गुर्गों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। PDA यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि किसानों से 300 बीघा जमीन खरीदकर अवैध तरीके से अहमद सिटी नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। इसी वजह से 6 बुलडोजरों के जरिए पहले तो इस इलाके में हुए निर्माण को तोड़ा गया, इसके बाद यहां बनाई गई सड़क को भी उखाड़ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक करीब 300 बीघा जमीन पर अहमद सिटी नाम से रिहायशी कॉलोनी तैयार करने का प्लान बनाया गया और फिर ज्यादातर प्लॉट बेच दिए गए। ये पूरा काम अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई की देखरेख में उसके कई गुर्गों ने मिलकर किया, जिसमें उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। इससे पहले भी उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के कई करीबियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है।